हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में नो लोड ऑपरेशन पढ़ाया था ट्रांसफार्मर का, और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल लोड ऑपरेशन पे कैसे करके ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो आपके लिए मैं वही समझाने जा रही हूँ, और आई होप कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ इसमें भी मैं आपको बेटर दे पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। आप हेडिंग डालेंगे वर्किंग एट फुल लोड ऑपरेशन। क्या है? वर्किंग एट फुल लोड ऑपरेशन, आप हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद देखिए ये फिगर है, मैंने ये फिगर आपको कल भी बताया था बना के, बट कल क्या था, हमें लोड कनेक्ट नहीं करना था क्योंकि वो नो लोड ऑपरेशन था, और आज मुझे लोड कनेक्ट करके उसकी वर्किंग बताना है ट्रांसफार्मर की, कि किस तरह से फुल लोड पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाया है, उसके बाद देखिए ये इसमें प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, जिसमें हमारे N1 टर्म्स इज़ ग्रेटर दैन N2 टर्म्स। N1 टर्म्स इज़ ग्रेटर दैन N2 टर्म्स, सो दैट इसमें जो इंड्यूस्ड EMF है हमारा वो E1 है, एंड हमने AC सप्लाई दी है, और इसमें करंट हमारी लोड के लिए जो करंट रिक्वायरमेंट है वो I2 है, और इसमें हमारा इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी बाइंडिंग में E2 है। उसके बाद देखिए अब मैं इसको समझा रही हूँ पहले आपको, फिर उसके बाद आगे इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे ये बताऊँगी। तो देखिए क्या है, जब हमारा प्राइमरी बाइंडिंग में, जब क्या है प्राइमरी बाइंडिंग में जब हमारी करंट फ्लो करती है, जब हम AC सप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होता है, बाइंडिंग में करंट फ्लो होती है, तो जो हमारा एन टर्म्स में, अगर एन टर्म्स की बाइंडिंग है उसमें जब करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हमारा एक फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स इंड्यूस होता है, उसका क्या नाम है, φ1, जो क्या होगा करंट की डायरेक्शन में ही होगा। कहाँ होगा? करंट की डायरेक्शन में ही होगा। और देखिए सेकेंडरी बाइंडिंग क्या है हमारी, जिसमें N2 टर्म्स हैं, और N2 टर्म्स हमारे N1 टर्म्स से कम हैं, इसीलिए इसमें क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो हमारा लोड के लिए करंट रिक्वायरमेंट होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा? देखिए ये हमारा लोड की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स φ2 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स φ1 I1 के सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये इसको सपोर्ट करेगा, φ1 I1 को सपोर्ट करेगा और φ2 I2 को अपोज करेगा। तो क्या होगा, देखिए हमारा जब ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारा ये स्विच क्या होता है, ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है और लोड कनेक्ट हो जाता है। तो जब लोड कनेक्ट होता है, जैसे जैसे लोड ट्रांसफार्मर पे बढ़ेगा, जैसे कि आपके घर में, घर के दरवाजे पे कोई ट्रांसफार्मर लगा है, तो वो कहाँ से करंट लेता है, देखिए वो डिस्ट्रीब्यूशन से करंट लेता है। जब वहाँ से सप्लाई आती है तो ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर से हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं वो सारे कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि हमारी टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी चीज़ें हमारी कनेक्ट हैं। मेन हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ से ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। तो हमारा जब जैसे जैसे हम लोड अपना चलाएंगे, जैसे कि हमने फ्रिज, टीवी, कूलर सारा सब कुछ चला लिया, उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, लोड लेगा। जब लोड लेगा तो क्या होगा, वहाँ पे उसको हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी, बट क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड EMF सेम रहेगा, मतलब कि B कांस्टेंट रहेगा, बट करंट ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो करंट की रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जब इसको करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्या करेगा, सप्लाई जहाँ से आई है, मतलब पहले तो सप्लाई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पर आती है, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग पर आती है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कपल्ड है।
तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो करंट आई है उससे ये करंट ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारा लोड कनेक्ट है। तो इसीलिए क्या है, लोड कनेक्ट है, इसीलिए ये जो है I2, हमारा I2 बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होता है I1 से, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। अब I1 से ज़्यादा होता है एंड I1 डैश से भी ज़्यादा होता है। I1 डैश क्या है? ये देखिए, I1 डैश वह करंट है जो लोड को प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी अपेक्षा लोड को अच्छे से चलाने के लिए, यानी कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए जो करंट हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि लोड रिक्वायर्ड करंट, लोड को जितनी एक्स्ट्रा करंट चाहिए है वो हमारी क्या है? I1 डैश है। तो I1 डैश जो हमारी चाहिए है उससे भी ज़्यादा I2 का मान होना चाहिए। ठीक है, I2 का मान होना चाहिए, ये होता है ज़्यादा। इसी तरह से मैंने आपको ये देखिए बताया है यहाँ पर। अब देखिए, इतना मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए क्या होगा जब आपका फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हैं, तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या बनेगा? देखिए, पहले तो आप हमारा I1 देख लीजिए करंट, ये जो हमारी I1 करंट है इसकी रिजल्टेंट करंट क्या होगी? तो देखिए, I0 जो हमारी नो लोड करंट थी, नो लोड करंट क्या होती है, कितनी होती है? 2 से 5% होती है फुल लोड करंट की। 2 से 5% ही फुल लोड करंट होती है, मतलब फुल लोड करंट की अपेक्षा ये 2 से 5% ही होगी। 2% से 5% के बीच में ही होगी, या 5% भी हो सकती है। तो देखिए, ये इतनी कम करंट होती है हमारी, इसीलिए जो हमारी I1 डैश है वो बहुत ज़्यादा होती है। किससे? I0 से, क्योंकि I0 तो हमारी 2 से 5% है, इसीलिए हमारी I1 डैश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखिए, इसी तरह हमारा रिजल्टेंट करंट क्या मिला हमें? I1 बराबर I0 प्लस I1 डैश। ये आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है, इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है हमारा? मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को इस वाइंडिंग से मैग्नेटाइज करेगा, इलेक्ट्रिकली कपल्ड करेगा। ये फ्लक्स ही तो हमारा इलेक्ट्रिकली कपल्ड करेगा। मान लीजिए कि आपकी करंट की डायरेक्शन प्राइमरी साइड की यूँ है, इधर जब ये टर्म्स ऐसे लपेटे हैं, हमने इस तरह से लपेटे हैं, मान लीजिए ये हमारी बाइंडिंग है और मैंने इस पर इस तरह से लपेट दिए हैं टर्म्स। तो जब इन टर्म्स में करंट फ्लो होगी, और जब ये करंट फ्लो होगी तो क्या करेगी? ये फ्लक्स φ1 को कट करेगी, फ्लक्स φ1 को कट करेगी। इसी तरह से क्या होगा, मान लिया हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, अब इस पर हमने वाइंडिंग की है यूँ की है, यानी कि नीचे से लपेट के लाना है तार। क्या करना है? नीचे से लपेट के लाना है तार। तो जब हमने ये वाइंडिंग की है तब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है? लोड की डायरेक्शन में। अब करंट तो हमारी लोड की डायरेक्शन में है, क्योंकि लोड को चाहिए करंट ना, तो I2 करंट हमारी लोड में फ्लो होगी। तो जो लोड की करंट है हमारी I2, इसको φ2 फ्लक्स कट करेगा, इस N2 टर्म्स को φ2 फ्लक्स कट करेगा, जिससे क्या मिलेगा? हमें एक रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा। अब देखिए, मुझे आपको एक चीज़ और समझानी थी। क्या समझाना था? देखिए, जब हमारा प्राइमरी साइड से मान लिया कि हमारे टर्म्स आए हैं, वो टर्म्स हैं, वो फ्लक्स ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्स हैं, लाइन ऑफ फ्लक्स है हमारी 6। कितनी है? 6। अब देखिए, प्राइमरी साइड से लाइन ऑफ फ्लक्स क्या है हमारी? 6 है। अब देखिए, सेकेंडरी साइड से लाइन ऑफ फ्लक्स क्या है? कम है हमारी कुछ, मान लिया हमने 5 हैं। देखिए, इसमें 5 हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5 हैं लाइन ऑफ फ्लक्स। इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज।
तो हमने वैसे ही आपको दिखा दिया है। ये 5 लाइन्स हैं। अब क्या होगा, ये 5 लाइन्स इस 5 में से 5 लाइन्स को ले लेगा, सॉरी 5 लाइन्स ही इसके बराबर में आएंगी जो वो इसको कट कर देंगी। ठीक है, इसके बराबर में 5 लाइन से 5 लाइन कट हो जाएंगी। बाकी जो हमारा इतना एक्स्ट्रा 5 है, इतना जो एक्स्ट्रा 5 रिजल्टेंट 5 है वो हमें मिलेगा, जो क्या होगा हमारे ट्रांसफार्मर में फिक्स हो जाएगा, कोर में फिक्स हो जाएगा। यही हमारे ट्रांसफार्मर को चलाएगा, हमारे लोड को वियर करेगा एंड जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करेगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा। इसी तरह से मुझे ये समझाना था। इसके बाद अब देख लीजिए 5 1 डैश बराबर 5 1 डैश है जो हमारा, सॉरी 5 1 डैश नहीं है, 5 1 बराबर 5 2। ये मैग्नीट्यूड वाइज हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट वैसे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब जानते होंगे आप, वेक्टर राशि। ठीक है, वेक्टर राशि में तो सेम होंगे, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे लेकिन वैसे अलग अलग होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं और अलग अलग भी होंगे, इनका एंगल अलग अलग भी हो सकता है। अब देखिए 5 का मान रख लिया, जैसे कि हमने आपको बताया था 5, देखिए फ्लक्स का मान मैंने आपको बताया था MMF अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है हमारा, S होता है। अब हमारा MMF की वैल्यू क्या होती है, NI अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, इतना हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इसको चूंकि में लिख लीजिए ताकि आपको आगे कभी कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमारा कहाँ से आया है। तो देखिए हमने यहाँ से आपको बताया है जो हमारा NI अपॉन रिलक्टेंस है, उसी तरह से प्राइमरी टर्म्स के लिए N1 I1 डैश अपॉन रिलक्टेंस, नहीं I1 डैश नहीं है, N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस, दोनों प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का ये हमने बराबर में लिख लिया है MMF अपॉन रिलक्टेंस के फॉर्मूले से। ठीक है, दोनों में जब रिलक्टेंस से रिलक्टेंस कैंसिल हो जाएगा तो N1 I1 बराबर N2 I2, क्या बचेगा, N1 I1 बराबर N2 I2। आगे देखिए जब N1 के बटे में N2 ले लेंगे, हम N1 के बटे में N2 ले लेंगे तो क्या होगा, I2 के बटे में I1 आएगा, इतना तो आपको आता ही होगा, N1 अपॉन N2 बराबर I2 अपॉन I1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में इसी तरह से हम लिख देते हैं N1 अपॉन N2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर I2 अपॉन I1। आपको इतना ध्यान रखना है कि करंट हमारी जहाँ पर प्राइमरी साइड के सारे N1 E1 B1 हैं उसके बराबर में I2 आएगा, यानी कि सेकेंडरी साइड की करंट को ऊपर रखेंगे और प्राइमरी साइड की करंट को नीचे रखेंगे। इसी को K मानते हैं और इसे A भी मानते हैं। यही हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, आगे देखिए अब रिजल्टेंट फ्लक्स क्या निकल के आया, 5 बराबर 5M प्लस 5 1 माइनस 5 2। 5 1 प्लस हो गया, 5 2 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 5 1 करेंट I1 के डायरेक्शन में है सेम, इसीलिए हमने 5 1 प्लस कर दिया। 5 2 हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये I2 के अपोजिट डायरेक्शन में है। आपने लेंज लॉ तो पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस आया है। ठीक है, क्योंकि जिस कारण से ये हमारा फ्लक्स 5 2 मतलब प्रोड्यूस हुआ है उसी का ये विरोध कर रहा है। क्योंकि देखिए किसके कारण विरोध कर रहा है, I2 के कारण ही तो ये प्रोड्यूस हुआ हमारा फ्लक्स 5 2, और उसी का ये अपोज कर रहा है। क्योंकि हमारी I2 इस डायरेक्शन में है तो 5 2 हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा ये अपोज कर रहा है, इसीलिए क्या है हमने ये माइनस 5 2 लिया है। अब देखिए मैंने सारी वैल्यू को आपके लिए लिख दिया है अच्छे से। I0 का मतलब क्या है, नो लोड करंट। I1 का मतलब क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट। I2 का मतलब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। E1 का मतलब है प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF।
E2 का मतलब है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई एम का मतलब है मेन फ्लक्स, फाई 1 का मतलब है प्राइमरी फ्लक्स। प्राइमरी बाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा फाई 1 है। सेकेंडरी बाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फाई 2 है। और I1 डैश हमने माना है लोड रिक्वायर्ड करंट। लोड को जितना मतलब चलाने के लिए हमें प्राइमरी साइड से करंट लेनी है वो हमारा I1 डैश है। ओके, अब देखिए इसकी मैं थोड़ा सा वर्किंग को लिख दी हूँ। जैसे ही लोड लगाते हैं तभी ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम करंट रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्राइमरी बाइंडिंग से, कहाँ से, प्राइमरी बाइंडिंग से I1 डैश फाइंड कर लेता है, जिससे लोड की डिमांड पूरी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम उसे लोड आर या एल या सी के टाइप पर डिपेंड करता है। क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का जो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं वो हमारा लोड पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का लोड कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आपने आर लगा रखा है या फिर एल लगा रखा है या फिर सी लगा रखा है, इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने आर लगाया होगा तो क्या होगा, करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब सेम फेज में होगी। ठीक है, और एल लगाया होगा तो हमारी करंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगी, और आपने सी लगाया होगा तो आपकी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करेगी। इस तरह से फेजर डायग्राम में डिफरेंट आ जाता है। हम फेजर डायग्राम जब बनाते हैं तो हम ट्रांसफार्मर के लोड पर डिपेंड करके बनाते हैं कि आपने क्या लोड कनेक्ट कर रखा है। ओके, वैसे नॉर्मली हम जब एजम्पशन करते हैं तो हम उसमें लोड में आर को एज्यूम करते हैं। आर को एज्यूम करते हैं कि आपने आर कनेक्ट कर रखा है, या फिर एल भी हो सकता है, बट सी को बहुत ही रेयर केस में आप एज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इक्विवेलेंट सर्किट। आपको मैंने पीछे फुल लोड ऑपरेशन बता दिया। अब देखिए इसमें क्या है, हमको इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाया है, जिसमें आपको आई नॉट भी मैंने दिखाया है। आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, वाटफुल कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इधर देखिए सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में हमारा सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस R2 है, रिएक्टेंस JX2 है, करंट I2 है। इसमें प्राइमरी साइड में बहने वाली करंट I1 है, रिएक्टेंस JX1 है, रेजिस्टेंस R1 है। अब AC अप्लाई किया है हमने, तो जब हम AC अप्लाई करेंगे तो एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, जिसको हमें फाइंड करना है, जिससे हम क्या करेंगे, एक फेजर डायग्राम बनाएंगे आगे चल के। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाया है। देखिए मैंने सारी वैल्यू लिख दी हैं आपके लिए, जैसे R1 प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, JX1 प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस है, R2 सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, JX2 सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस, JXM मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस है, RW वाटफुल कंपोनेंट रेजिस्टेंस है, कंपोनेंट रेजिस्टेंस है, N1 N2 क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के टर्म्स हैं। ठीक है, आगे देखिए मैंने इसमें एक फॉर्मूला MMF बैलेंस रूल अप्लाई किया है। MMF बैलेंस रूल जब मैं अप्लाई करूँगी इसमें, तो मुझे इक्विवेलेंट N1 I1 बराबर N2 I2 वाला रूल लगाना है। तो हमने वही लगा दिया है, N1 I1 बराबर, ये हमारा N1 I1 किसके इक्वल होगा, I1 I0 N1 I0 प्लस N2 I2 के इक्वल होगा। ठीक है, N1 I1 हमें निकालना है, तो N1 से हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। हमने वही N1 से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद देखिए जब मैंने N1 से डिवाइड किया है, जब मैं N1 से डिवाइड करूँगी तो N1 से N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा I0, यहाँ N2 अपॉन N1 आ जाएगा, जो हमारा टर्न रेशियो होगा।
जो हमारा टर्न रेशियो होगा, टर्न रेशियो क्या होता है हमारा, N1/N2 बराबर B1/B2 बराबर E1/E2 बराबर I2/I1 बराबर A होता है। यही हमारा टर्न रेशियो होता है। जब हमारा N1/N2 के इक्वल A होता है तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, N2/N1 करना है। तो N2/N1 करने के लिए 1/A लिख सकते हैं, तो हमने वही 1/A लिख दिया है, I2 ऊपर लिखा रहने दिया है, ठीक है। इसी तरह से हमें ये वाला फार्मूला फाइंड हो गया। अब हमें ये वाला फार्मूला फाइंड हो गया, अब हमें क्या करना है, इस हमारे इनपुट वाली वाइंडिंग में, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग साइड में हमें KVL अप्लाई करना है। KVL KCL रूल तो सभी को आते होंगे मोस्टली, तो मैंने यहाँ पर KVL अप्लाई किया है। अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल जब पढ़ाऊँगी तो उसमें आपके लिए KVL KCL बहुत अच्छे से बताऊँगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक ही टाइम में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, बट आई होप मैं अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और अच्छे से थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें सीखते जाइए। देखिए जब मैंने इसमें KVL अप्लाई किया है तो मैंने क्या लिखा है, E1 बराबर I1 R1 प्लस JX1 I1। देखिए मैंने I1 कॉमन ले लिया है, I1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, R1 प्लस JX1। ये हमारा फार्मूला फाइंड हो गया। अब देखिए EMF पर टर्न यानी कि E1/N1 बराबर E2/N2। ये क्या होता है, EMF पर टर्न हमारा कॉमन फ्लक्स के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा E1/N1 बराबर E2/N2, ये हमारा कॉमन फ्लक्स के लिए EMF पर टर्न सेम होना चाहिए, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, N1 बराबर N2 और E1 बराबर E2 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। N1 बराबर N2 लिख सकते हैं, E1 बराबर E2 लिख सकते हैं, यानी कि E1 बराबर E2 हमें फाइंड हो गया। इसको हमें फेजर डायग्राम में दिखाना होगा। आगे मैं आपको फेजर डायग्राम बताऊंगी, तब उसमें ये भी हमें दिखाना है, ये वाला फार्मूला भी हमें दिखाना है फेजर डायग्राम में। ये दोनों फार्मूले हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको ये दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। बट कैसे आए हैं मैंने आपको अच्छे से बताया है। MMF पर टर्न कॉमन फ्लक्स के लिए सेम होता है, इसीलिए मैंने E1/N1 बराबर E2/N2 ये दोनों को इक्वल किया है। जब इन दोनों को इक्वल ही कर लेंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू सेकेंडरी टर्न्स, यानी कि प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, ये हम लिख सकते हैं। इसीलिए हमको ये फॉर्मूला फाइंड हो गया है। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ टेल मी अबाउट कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए हम E1 को ये भी लिख सकते हैं AE2। AE2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम E1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको बाद में लिखते हैं, सॉरी। E1 की वैल्यू हमें निकालना है तो हमारा क्या आएगा, N1/N2 इंटू E2, यही तो आएगा। E1 की वैल्यू निकालेंगे तो N1 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हम नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, N1/N2 को टर्न रेशियो A लिखते हैं, इसीलिए A इंटू E2 ये लिख सकते हैं, A इंटू E2 हम ये लिख सकते हैं। अब हमें E1 बराबर क्या मिला है, AE2 वेक्टर राशि ये मिला है, मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड को वो रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा A इंटू E2
हमें फाइंड हो गया है E1 की वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको फेजर डायग्राम पढ़ाऊंगी। इतना आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसका फेजर डायग्राम